नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत में भी हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार की जो कार्यशैली है और जिस तरीके से, या तो हम इसको यह कहें कि वो ब्लैकमेलिंग की जो है वो राजनीति चल रही है, या फिर इस देश को बांटने की एक राजनीति चल रही है। अब आप सोचकर देखिए कि किसी व्यक्ति को जर्मनी जाना है, किसी व्यक्ति को यूएसए जाना है, या किसी व्यक्ति को मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी। अब ऐसे में तमिलनाडु, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक स्टेट है, तो ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दूसरे राज्यों में काम करती है, अपना कारोबार करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उन कंपनियों को दूसरे राज्यों में अपना कारोबार करने के लिए हिंदी भाषा की जरूरत नहीं है, जो हिंदी भाषी राज्य है? वैसे हिंदी जो है वो दक्षिण भारत की एक बड़ी समस्या रही है। और दूसरा, अगर हम बात करें तो अगर तमिलनाडु की किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में किसी दूसरे राज्य का, या मैं कहूंगा कि नॉर्थ इंडिया के अगर किसी राज्य का कोई एम्प्लॉय काम करता है, कोई नीचे का जिसको हम कहें कि लेबर काम करती है, तो उसके लिए फिर क्या प्रावधान है? और यह चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? यह चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, वो तो हम सब ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को एक तरीके से गालियां देने का काम किया। कभी मलेरिया तो कभी डेंगू और इन चीजों से। क्यों किया? क्योंकि वो अपने आप को ईसाई मानते हैं और उन्होंने ईसाई धर्म का चोला ओढ़ भी लिया। तो अब ईसाई धर्म का चोला ओढ़ लिया, तो ऐसी सूरत में सनातन को गाली देना, धर्म को गाली देना, ये जो है वो स्वाभाविक सी है, जो आपको देखने को मिलती है। और जिस तरीके से तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु की हमने पहले भी बात की है, एक वीडियो हमने बात की थी जिसमें 38 थाने, और उन थानों में जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया चार्जशीट को पेश करने का, तो उसमें यह कहा गया कि सभी थानों में जो है वो आग लग गई। मामला क्या था? मामला था पुरातन जो मंदिर थे उनकी मूर्ति चोरी का मामला। और उस मूर्ति चोरी के मामले में जो रसूखदार लोग थे, जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा था, हम कह सकते हैं कि नेता नगरी के लोग, उनका हाथ था। और फिर वही जिसको हम कहें कि ब्लैक से दुनिया भर के बाजारों में वो बेची गई ऊंचे दामों के ऊपर। और उनमें से कुछ मूर्तियां मिली अमेरिका, कैलिफोर्निया, कई जगह पे जो है वो म्यूजियम में रखी हुई। तो तमिलनाडु एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है वो सनातन संस्कृति के विरुद्ध, और कहीं ना कहीं भारत के विरुद्ध भी। मंशा क्या है हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने समय समय पर, फिर चाहे वो मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेना हो, या फिर जो है वो 47,000 एकड़ जमीन के आसपास उस जमीन के ऊपर कब्जा करना हो, जिसके ऊपर जो है वो कम्युनिटी हॉल बनाना, मैरिज हॉल बनाना, और इसी तरीके के कई सारे जो है वो काम करना। अब अगर कोई मंदिर या ट्रस्ट की जमीन है, तो वो ट्रस्ट जो है वो उसका इस्तेमाल, वो भले ही जो है वो हॉस्पिटल को दान कर सकता है, भले ही वो स्कूल बना सकता है, वो किसी भी एक्टिविटी में जो है वो इस तरीके की भी कर सकता है। लेकिन सरकार को क्या अधिकार है उसका? तो मंदिरों को खत्म करने के लिए, भारत से जो है वो अलग संस्कृति दिखाने के लिए, एक अलग राज्य का जो, जिसको हम कहें, उसको जोड़ देने के लिए तमिलनाडु की सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। अब उसके पीछे तमिलनाडु सरकार की दो मंशा हो सकती है। एक, सरकार को ब्लैकमेल करना। अब ब्लैकमेलिंग कैसे? क्योंकि अगर आप जीडीपी देखोगे तमिलनाडु की, इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो बीमारू राज्यों में से एक राज्य, जिसके पास अपना कोई पैसा नहीं है, कर्ज लेकर वो सैलरी चुकाते हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए, एक नया जो है वो माहौल क्रिएट किया जाए, केंद्र सरकार दबाव में आए
और केंद्र सरकार जो है वो 20,000 30,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु की सरकार को देते हैं और फिर ये नेता लोग जो है वो आराम से बैठकर खाएं। तो तमिलनाडु को लेकर और भी दो चार ऐसे राज्य हैं जिनको लेकर केंद्र सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि उनको कर्जा लेने की भी एक जो है वो लिमिट बना दी जाए ताकि उससे ज्यादा वो कर्जा ही ना ले पाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी जीडीपी अपनी इकोनॉमी के बजाय कर्जे पर लेकर जो है वो सरकार चला रहे हैं। ऐसा ही कुछ हाल जो है वो केरला में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि ये इस तरीके का, क्योंकि ऐसा नहीं है, इस देश ने कांग्रेस पार्टी के समय में ऐसी कई चीजें जो है वो देखी है। आप उदाहरण ले सकते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में जब भी जम्मू कश्मीर की सरकार को केंद्र सरकार से फंड चाहिए होता था तो वहां पर पत्थरबाजी होती थी, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे और सरकार पर दबाव बनाया जाता था विकास कार्यों के लिए। और फिर उस बहाने सरकार जो है वो 10,000 20,000 करोड़ रुपए जो है वो जम्मू कश्मीर को दे भी देती थी। उलट इसके ऐसा क्यों किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को मलाई खानी थी। लेकिन आप देखिए उसके बाद ना तो आरबीआई की गाइडलाइन वहां काम करेगी, ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा। अगर कोई भ्रष्टाचार में उन पैसों को गबन कर जाता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां उसकी जांच भी नहीं कर सकती, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तो लगातार जो है वो केंद्र के ऊपर दबाव बनाए रखा। अब 370 हटा तो वो दबाव हट गया, दबाव हटा तो अब जम्मू कश्मीर की आप देखिए स्थिति कैसी है। अगर आप पार्टीशन को, पीओके वाले हिस्से को अगर आप छोड़ दे, पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो कितने सुधर गए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा ही जो है वो लगातार कम्युनिस्ट पार्टियों ने पश्चिमी बंगाल में किया। बंगाली और हिंदी भाषी इनको आपस में लड़ाने का प्रयास किया। तो ऐसा ही जो है वो तमिलनाडु में इस वक्त जो है वो तमिलनाडु की सरकार करना चाह रही है। अब मंशा साफ हो सकती है क्योंकि एक तरफ आपने देखा इससे पहले भी, और ऐसा नहीं है अभी से, अगर इतिहास की अगर हम स्टडी करते हैं तो राजगोपालाचारी हिंदी भाषी को जो है, या हम कहें कि हिंदी भाषा को लेकर एक अभियान चलाया था 1937 में कि हिंदी भाषा जो है वो तमिलनाडु की भाषा होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में यही एक समय था कि हिंदी भाषा के विरोध में पेरियार और अन्नादुराई ये दोनों खड़े हो जाते हैं। एक बड़ा विरोध के ऊपर जो है वो एक 30 साल तक एक अभियान चलाया जाता है। 1965 में केंद्र सरकार की एक नीति आती है, दो भाषा नीति, और उस दो भाषा नीति में आपको समझ में आ गया होगा कि दो भाषा का फॉर्मूला था और वो था हिंदी और तमिल। लेकिन हिंदी को मानने से इनकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो लोग मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, साइंस की तरफ जो है वो आगे बढ़ना चाहते थे। अब इसमें इस वक्त की जो कहानी थी आपने देखा होगा, जब केंद्र सरकार त्रिभाषा नीति लेकर आई, 3 भाषाओं की, कि आपकी तमिल होगी, एक आप जो है वो दूसरी राष्ट्रीय भाषा, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक रख सकते हैं जैसे कि हिंदी, ताकि दूसरे राज्यों के साथ आपकी जो है वो रिलेशन बढ़े, और एक अंग्रेजी। लेकिन फिर भी इसका विरोध किया गया। इसके अलावा भारत का जो सिंबल है रुपए का, उसका विरोध किया गया, उसको तमिल में किया गया। और अब तमिलनाडु की सरकार जो है वो एक ऐसा बिल लाने का प्रयास कर रही है जिसमें ना तो तमिलनाडु में, पूरे राज्य भर में हिंदी में फ्लैक्स और पोस्टर लग सकते हैं, ना वहां पर हिंदी गाने चलेंगे, ना ही जो है वो हिंदी की फिल्में चलेगी। तो अगर कोई तमिल एक्टर है, मान लीजिए अगर उसकी मूवी को बाकी राज्यों में अगर बैन कर दिया जाए, कि तमिल जो है वो बैन कर दी जाती है, तो तमिलनाडु की स्थिति क्या होगी आप खुद सोचकर देखिए। और ये किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? क्या ये वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं जिसमें केंद्र सरकार के ऊपर इसलिए दबाव बनाया गया कि केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ का बजट जो है वो फंड जारी नहीं किया तमिलनाडु के लिए? अगर केंद्र सरकार कर देती तो इन नेताओं को मलाई चाटने का एक मौका मिल जाता, और मौका मिल जाता तो शायद जो 3 भाषा की जो नीति थी वो तमिलनाडु में भी लागू हो जाती। अब सवाल यह है कि क्या स्टालिन ऐसा कर सकते हैं क्या? तो संघीय ढांचे में अगर हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते।
लेकिन फिर भी ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और पेरियार, आप उनको अगर आप पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और डीएमके, उसके बाद में अगर आप अन्नादुराई के बाद में करुणानिधि की स्टडी करोगे, फिर उसके बाद स्टालिन, तो स्टालिन तो अपने आप को जो है वो कहता ही है कि मैं तो ईसाई हूं। और जहां ईसाइयों की बात आती है तो आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार के समय एक आरटीई एक्ट आया था, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मामला है। 2000 करोड़ का जो फंड जारी नहीं किया था केंद्र सरकार ने। तो अब हम आते हैं आरटीई एक्ट में। आरटीई एक्ट में भी जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया और उसमें हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को मानने वाले स्कूलों के लिए अलग से जो है वो प्रावधान रखे गए, और अल्पसंख्यकों के स्कूल, चाहे वो मदरसा हो या फिर मदरसा बोर्ड के अलावा मिशनरी या कॉन्वेंट स्कूल हो, उनको उस दायरे से बाहर रखा गया। अब पहला क्या था? पहला यह था कि 25% जो सीटें हैं वो एक, जिसको हम कहें कि गरीब वर्ग के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व कैटेगरी की रखी जाएगी। इससे उन निजी शिक्षण संस्थानों के ऊपर दबाव बढ़ा, क्योंकि आप सोचकर देखिए कि 100 में से 25 बच्चों को आपको फ्री पढ़ाना है, तो उसका बोझ जो है वो 75 बच्चों के ऊपर डाल दिया गया। और हालत यह हो गई कि वो स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए। कुछ लोगों ने या तो धर्मांतरण कर लिया या तो फिर वो स्कूल ही बंद हो गए, जबकि मदरसों को और मिशनरीज के स्कूलों को इससे बाहर रखा गया। तो अंततः क्या हुआ कि सारे लोगों का झुकाव जो है वो उस तरफ चला गया। तो मिशनरीज स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल जो है वो फलने फूलने लगे। एक के बाद एक धड़ाधड़ जो है वो मदरसे खुलने लगे, जिनके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है। राष्ट्रीय, जिसको हम कहें शिक्षा नीति, वो उनके ऊपर प्रभावी ही नहीं होती है। तो आपने देखा होगा उसी का वजह से मदरसों में और मिशनरीज कॉन्वेंट जो स्कूल थे उसमें टीईटी भी जो है वो लागू नहीं था, अध्यापक पात्रता परीक्षा। अब नितिन उपाध्याय ने इसी के साथ, क्योंकि ये एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक और जिसमें है खबर आई है कि नितिन उपाध्याय ने जो है वो एक ऐसी, अश्विनी दुबे, आई थिंक दुबे है, ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने एक याचिका की थी और वो जो है वो सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। और उसमें जो है वो इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर मदरसों में और मिशनरीज के जो स्कूल है उसमें टीईटी अनिवार्य क्यों नहीं है और क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है वो इस देश में शुरू से ही बांटने वाली डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो लगातार चलती आ रही है। और इसमें आप देखोगे तो पुरातन में अगर हम जाते हैं तो संस्कृत जो है वो सबकी एक, जिसको हम कह सकते हैं कि जन्मी भाषा है, थोड़ी टिपिकल है, लेकिन संस्कृत को इन राजनेताओं ने धर्म से जोड़ दिया। ये सनातन की लैंग्वेज है और उसके बाद में सबने अपने अपने हिसाब से जो है वो अपनी अपनी लैंग्वेज, जैसे अगर कोई मुस्लिम है तो वो उर्दू, कोई ईसाई है तो वो, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो यहां है ही नहीं, तो ये चोला तो जो है वो या तो यूरोपियन कंट्रीज से आया, उस तरफ से आया, वेस्टर्न कंट्रीज से, तो फिर उन्होंने उसका चोला पढ़ लिया, ओढ़ लिया कि उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही जो है वो ऐसा करना चाहिए। तो इंग्लिश में करना चाहिए, किसको ऐतराज है? क्या नॉर्थ इंडिया में लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं? लेकिन जिसको इंग्लिश में या उस अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में कोई काम करना है, वहां पर कोई जाना है किसी ने, तो उसको जरूरी है। लेकिन हर किसी के लिए यह मैंडेटरी हो यह तो जरूरी नहीं है। तो यहां पर इस देश में अगर आपने देखा होगा, आदि शंकराचार्य ने लगातार जो है वो प्रयास किया कि किसी भी तरीके से भारत की जो शिक्षा नीति या हम कहें कि जो पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत के शब्द जो है वो ऐड कर दिया जाए, ताकि लोग जो है वो उसको सीखे, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो, जुड़ना सीखे। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसी सरकारें जिनकी मानसिकता वोट बैंक के लिए और सिर्फ मलाई खाने के लिए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। और इसी में तमिलनाडु की सरकार ने ये एक कदम जो है वो आगे बढ़कर ये करने की कोशिश की है। अब इससे क्या होगा वो आप समझ सकते हैं, या तो ब्लैकमेलिंग या फिर एक जो है वो सेपरेट अलग, जिसको हम कहें कि देश की मांग करना। और इसके अलावा इसमें राजनीति से परे अगर आप देखोगे तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो जहां अपने राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए काम करना चाहिए था, वहां पर स्टालिन ने इस राज्य को और बीमार करने का जो है वो पूरा बरसक जो है वो प्रयास किया है।
और दूसरा सनातन संस्कृति को मिटाने का। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।